मैं रवीश कुमार। ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इसराइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इसराइल पर हमला कर सकेगा, लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था। ईरान ने इसराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी एक्सपोज हो गए हैं। 30 मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इसराइल को कुछ भी करने का अधिकार है, तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रों ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इसराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रों ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रों अपनी यह बात भूल गए और इसराइल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है कि आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी जल्दी खबरें आ गई कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया, चीन ने पाकिस्तान को अपना फाइटर विमान J-10 दिया। क्या चीन ने अपने फाइटर प्लेन ईरान को दिए हैं? ईरान के हमले के बाद इस तरह की खबरें अभी नहीं दिखी। हो सकता है हमारी नजर ना पड़ी हो, लेकिन अगर चीन साथ है तो रक्षा जानकार क्यों नहीं बता रहे कि 13 जून की रात ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं उसे ईरान ने विकसित किया है या चीन ने भेजा है। ईरान ने खुद दशकों तक अपनी सैन्य शक्तियों पर काम किया, मगर इस बार क्यों चूक गया, उस पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विश्लेषण छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार फरनाज फासिही ने एक रिपोर्ट लिखी है
इसमें बताया है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और नेता एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से तैयारी कर रहे थे कि अगर अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत फेल हो गई तो इसराइल हमला करेगा, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बातचीत के छठे दौर से पहले ही इसराइल हमला कर देगा। सूत्रों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान के सुरक्षा विभाग ने ऐसी खबरों को इसराइल का प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर दिया कि परमाणु डील के लिए दबाव बनाने के इरादे से ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसी लापरवाही के कारण जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित ठिकानों पर नहीं थे, अपने घरों में थे। वायुसेना के अध्यक्ष और उनके सीनियर स्टाफ ने एक जगह इकट्ठा न होने के सुरक्षा नोटिस को दरकिनार करते हुए तेहरान में एक सैन्य बेस पर मीटिंग की और इसराइल के हमले में मारे गए। रूस ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को बताया है, हो सकता है कि ब्रिटेन और इसराइल की तालमेल से ईरान पर हमला किया गया होगा, क्योंकि ईरान पर हमले के तुरंत बाद इसराइल के विमान साइप्रस ले जाए गए हैं बचाने के लिए। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध करेगा, यह सवाल है। ट्रंप के समर्थकों में एक तबका ऐसा है जिसे लगता है अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ और अमेरिका को नुकसान होगा। दूसरा तबका है जो वर्षों से यही चाहता है युद्ध में जाए। अंत में अमेरिका वही करेगा जो नेतन्याहू चाहेंगे। नेतन्याहू की मर्जी ही सुप्रीम है। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से यह भी कहा कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी उनमें से कुछ को रोकने में अमेरिकी सेना ने इसराइल की मदद की। इसराइल को लेकर अमेरिका ने अपनी नीति कभी नहीं बदल नहीं सकता। वह इसराइल के साथ ही रहेगा। अगर अमेरिका ईरान से लड़ने से इनकार कर देगा तब इस लड़ाई का अंजाम कुछ भी हो सकता है और अमेरिका यह कभी नहीं चाहेगा। लेकिन भारत की महान विदेश नीति क्या कर रही है, इस पर भी जरा नजर डालिए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में गजा में सीज फायर पर मतदान होना था। 149 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट दिया। इन 149 देशों में भूटान भी है, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, श्रीलंका जैसे देश भी हैं। मगर भारत, अल्बानिया, कैमरून, नॉर्थ मैसेडोनिया, जॉर्जिया, इक्वाडोर समेत 19 देशों ने मतदान ही नहीं किया। इन देशों के साथ भारत ने मतदान नहीं किया है, सेम पेज पर है। क्या यही विश्वगुरु की नीति है? अमेरिका और इसराइल समेत 12 देशों ने सीज फायर के विरोध में वोट दिया। बुद्ध और गांधी के कथनों से अपने भाषण को प्रभावी बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने के लिए वोट नहीं कर सके, जबकि खुद अमेरिका के फोन पर सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, उनकी चेतावनी के बाद ही भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए। बताइए, सीज फायर करने वाला देश भारत गजा में सीज फायर पर मतदान से अनुपस्थित रह जाता है। क्या कोई तर्क या दलील इसके पक्ष में हो सकती है? ईरान और इसराइल के बीच जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट कूटनीति के इतिहास का शानदार दस्तावेज है। अगर किसी को भी लगता है कि विदेश मंत्री बनना मुश्किल काम है, इसके लिए खास योग्यता की जरूरत होती है, तो वह बिल्कुल गलत है। यह जयशंकर का ट्वीट है। इसराइल के विदेश मंत्री का फोन आया था, फिर दूसरा ट्वीट करते हैं ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई। आप ही बताइए, एक का फोन आया था, एक से फोन पर बात हुई। इस सूचना से क्या कोई अर्थ निकलता है? यहां मिसाइलें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं और विदेश मंत्री फोन आने और फोन करने की सूचना दे रहे हैं। सूचना ही देनी थी तो भारत ने क्या कहा, कम से कम यही बता देते। कब किससे मिले, किसे फोन किया, क्या यही जानना है इतनी बड़ी लड़ाई में? मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, यह भी तो बताइए। जो बयान आते हैं ग्लोबल लीडरों के, उनसे ध्यान ही भटकता है। जनता ने अपनी तरफ से लगता है उन्हें अंतिम गारंटी दे दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जनता क्या सोचेगी इसकी परवाह नहीं करते। इन बयानों से आप यही समझते हैं कि इसराइल के साथ जो था वो अब भी है, इसराइल के साथ जो नहीं रहेगा वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जब भी इसराइल की बात आती है, गोलमोल बातें शुरू हो जाती हैं। बाकी इस विश्व में कोई भी ऐसा विश्वगुरु नहीं है जो युद्ध के खिलाफ सच बोल दे। निंदा करना युद्ध के खिलाफ बोलना नहीं होता। युद्ध के पीछे के सच को उजागर कर देना युद्ध के खिलाफ बोलना होता है। कोई नहीं बोल सकता कि इस युद्ध से रक्षा कंपनियों के शेयरों के दाम चढ़ने से मुनाफा कौन बटोर रहा है और तेल के दाम बढ़ने से कंगाल कौन हो रहा है। आपकी जिंदगी में अशांति के बीज बोने वाले शांति पर सबसे अच्छा भाषण देते हैं। कमाल की बात होती है, जिनकी जिंदगी तबाह होती है वही ऐसे भाषणों पर ताली बजाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश।